हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा जो मेहनत है वो आप सभी तक पहुंचे। हम जो अभी सॉल्व कर रहे हैं वो है PT 365 कल्चर का, जो कि विज़न IAS का है। हमने अभी तक इसमें 3 टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं। एक एंशंट टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क और रिक्लाइनिंग ऑफ बुद्धा। ये तीनों क्यों न्यूज़ में थे, उसमें क्या क्या उसके साथ दूसरे टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे हम इसमें कवर कर चुके हैं। और ये सारे पॉइंट्स जो आते हैं वो आते हैं आपके कल्चर के कौन से पार्ट्स में, मूर्ति कला और स्थापत्य कला, ठीक है, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में। तो अब जो हमारा इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है वो है जो और दूसरी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, जो कि सुर्खियों में रही हैं, न्यूज़ में रही हैं, उनको हम देखेंगे एक बार, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका हरियाणा में 1600 वर्ष प्राचीन स्थायी बस्ती के जो पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं उसकी प्राप्ति हुई है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो पुरातात्विक स्थल होते हैं उनकी जो खोज करती है उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, ASI, ठीक है। ASI के बारे में सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कहाँ उसका मुख्यालय है, कब उसकी स्थापना की गई है, क्या उसके काम हैं, कौन सा मंत्रालय के अधीन आते हैं, ठीक। तो उस चीज़ पे ज़्यादा टाइम ना देते हुए हम ये न्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो पुरातात्विक स्थल की खोज जो कि हरियाणा के एक संघाई गांव है जो कि यमुनानगर जिले में पड़ता है, इसके संबंध में पौराणिक जो सरस्वती नदी है उसके समीप कुछ विलुप्त हो चुकी बस्तियों से इसके अवशेष मिले हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो सरस्वती नदी है ना, कौन सी नदी, जो सरस्वती नदी है उसका प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या है ना, क्या नाम है प्राचीन इसका। तो सरस्वती नदी का अगर हम प्राचीन नाम देखें तो इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपका एक नाम है वेदिता, ठीक है, वेदवती। एक नाम है इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं नदी तुमा, नदी तुमा, ठीक है। ये दो नाम इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बारे में अगर हम कुछ बोलें कि जो इसका एरिया है वो कौन सा पड़ता है, तो जो इसका एरिया पड़ता है वो ये पड़ता है, ठीक है, हरियाणा वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है वो इस नदी का एरिया पड़ता है। इस नदी के बारे में अगर माना जाए कि यह नदी 5000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में थी, लेकिन भूकंप हुआ, अन्य भौगोलिक जो गतिविधियां होती हैं उसके कारण ये क्या हुई है, भूमिगत हो गई है, ठीक है, विलुप्त हो गई। आज की डेट में ये दिखाई नहीं देती है। मुख्य खोज अब जो इस पॉइंट से रिलेटेड हैं वो क्या हैं कि जो अधिवास के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं, ठीक है, अधिवास के साक्ष्य, ईंटें हुई, मिट्टी के बर्तन हुए, मूर्ति के अवशेष हुए। दूसरा धार्मिक साक्ष्य क्या है कि नागर शैली मिलती है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भारत है अगर उसमें देखा जाए तो जो नॉर्थ एरिया है ना, वहाँ नागर मिलेगा, मध्य में वेसल मिलेगा और साउथ में द्रविड़ मिलेगा, ठीक है। ये मंदिर स्थापत्य के एक बेसिक नॉलेज है कि जो नॉर्थ है उसमें नागर मिलता है, जो मिड है भारत, मिड भारत जो है उसमें आपका बेसर मिलेगा, दोनों का मिश्रित जो है, और साउथ में आपका द्रविड़ शैली मिलेगा, ठीक है। तो नागर शैली से जो मंदिर निर्मित है वहाँ पे वो दिखाई देंगे, उसमें जो स्तंभ हैं उनके वो बारे में पता चलेगा, ठीक है। इस क्षेत्र में एक श्रीहा, मतलब क्या है, श्रीहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रकार के हिंदी सानी सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीहा टाइप के कॉइन्स प्राप्त मिले हैं जो कि हिंद और ससानी जो कॉइन होते थे उनका एक रूप है। ये कौन से टाइम पीरियड में प्रचलित थे, ये 7वीं शताब्दी में प्रचलित है। तो क्वेश्चन उठेगा कि जो श्रीहा क्या होता है, तो ये हिंदी ससानी कॉइन थे, ठीक है। यहाँ पे जो पाई गई कलाकृतियाँ हैं वो कौन से काल की हैं, गुप्तोत्तर काल से लेकर गुज्जर प्रतिहार जो कि 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक टाइम पीरियड है उनका, वहाँ पे दिखाई देती हैं। इस स्थल की जो कला अवधि है, टाइम पीरियड है, वो कुषाण काल से लेकर गुज्जर प्रतिहार काल इसके बीच में हो सकती है। लेकिन जो ईंटें हैं वहाँ की वो अभी स्पष्ट रूप में कुषाण काल की दिखाई देती हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस पूरे टॉपिक से ये पता चला कि एक तो
जो सरस्वती नदी है आपकी, है ना, उसका एक नाम पता चला हमें, उसे क्या बोलते हैं, वेदवती बोलते हैं और नदीतमा बोलते हैं। दूसरी चीज़, वो अब विलुप्त हो चुकी है ड्यू टू आपका अर्थक्वेक्स या कोई और दूसरी भौगोलिक गतिविधि। 5000 पुरानी नदी थी, ठीक है। अब खोज क्या हुई है, खोज ये हुई है कि जो अधिवास के साक्ष्य हैं सरस्वती नदी के किनारे पे हरियाणा में यमुनानगर के ज़िले में, वहाँ पे ईंटें मिली हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये सारी चीज़। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वहाँ का नागर शैली में दिखाई देता है, और जो सबसे मेन है वो है आपका श्रीहा कॉइन्स, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका पैरोना नदी, ठीक है, जिसको हम ताम्रवर्णी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ताम्रवर्णी सभ्यता। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आपको पता है कि ताम्रवर्णी जो सभ्यता है वो कहाँ पे दिखाई देती है, वो दिखाई देती है आपके तमिलनाडु में। अब ये तमिलनाडु किधर है, तमिलनाडु है आपका ये जो घाट है, ये तमिलनाडु है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तमिलनाडु के तूतीकुड़ी ज़िले में शिवकलाई में, ठीक है, कौन से ज़िले में, तूतीकुड़ी ज़िले में एक जगह पड़ती है शिवकलाई। वहाँ पे एक कलश मिला है जिसमें आपको मिट्टी के साथ कुछ चावल के अवशेष मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, मिट्टी के साथ चावल के अवशेष मिलेंगे, जिसको हम बताएंगे किसकी हेल्प से, कार्बन 14 की हेल्प से, ठीक है। कार्बन 14 की हेल्प से हम उसके बाद में बताएंगे कि वो किस टाइम पीरियड के थे, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ के जानने के बारे में जो अवशेष मिलते हैं वो कार्बन 14 से डेटिंग करके उसकी बता सकते हैं कि उसका क्या टाइम पीरियड है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि ताम्रवर्णी जो सभ्यता है उसका टाइम पीरियड क्या है। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 3200 वर्ष पुराना, ठीक है, ये हो गया। अब जो ये अवशेष मिले हैं वो कितने पुराने हैं, 1155, ठीक है। तो इससे पहले के मतलब इसके बाद के हुए, ठीक। तो ये देखिए ये कलश है, इसमें क्या मिला है, कुछ मिट्टी है और कुछ वहाँ पे चावल हैं, ठीक है। उनसे टाइम पीरियड पता चला है कि 1155 साल पुराने हैं, ठीक। चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो बेगई सभ्यता है जिसको ये नाम बताया जा रहा है वो बेगई सभ्यता से भी पुरानी बताई जा रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेगई सभ्यता 2600 वर्ष प्राचीन मानी जाती है। बेगई सभ्यता उद्योग और लिपि के संबंध में एक स्वदेशी, सुविकसित, आत्मनिर्भर शहरी संस्कृति थी। यह प्रतिबिंबित करती है कि उस युग में लोग अत्यधिक शिक्षित हुआ करते थे। अगर बेगई सभ्यता के बारे में पूछा जाए कि वहाँ पे लोग शिक्षित थे, तो यस शिक्षित थे। औद्योगिक का विकास हो चुका था, यस औद्योगों का विकास हो चुका था। लिपि यूज़ की जाती थी, यस स्वदेशी लिपि यूज़ की जाती थी। और बेगई सभ्यता का टाइम पीरियड 2600 वर्ष, ठीक है, पुराना। अब इसकी तमिल समृद्धता को खोज में अन्य राज्यों देशों की भी पुरातत्विक खनन की जाएगी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि तमिल बोलने वाले सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है। जो शामिल किए जाने वाले इसमें राज्य हैं वो हैं आपके प्रथम चरण में मुजिरिस के प्राचीन बंदरगाह, जिसे अब केरल के पट्टन के नाम से जाना जाता है, उसका उत्खनन किया जाएगा। चेड़ साम्राज्य के प्राचीनतम और सांस्कृतिक स्थापित करने हेतु केरल के जो पुरातात्विक लोग हैं वहाँ के संघ शोधशाला है, वहाँ से इनका मैचअप किया जाएगा। और आंध्र प्रदेश के वैगी में, कर्नाटक के तेलुकुंडू में, उड़ीसा के पैलोर में, इन सब जगह पे स्टडी की जाएगी। इसके अलावा हम दूसरे देशों में भी जाएंगे, जैसे मिस्र में, ओमान में, ठीक है, मिस्र हुआ, ओमान हुआ, आपका इंडोनेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, मलेशिया हुआ, वियतनाम हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो राजा राजेंद्र चोल थे उन्होंने अपनी एरिया को बढ़ाया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट रहे आपके किससे, पैरोन नदी से, जो कि ताम्रवर्णी सभ्यता के नाम से सामने आई है, ठीक। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है आपका एलोरा की गुफाएं, है ना। अगर हम एलोरा की गुफाओं के बारे में जानें कि एलोरा की गुफाएं क्यों चर्चा में आई हैं, तो एलोरा की जो गुफाएं हैं उनका टाइम पीरियड में जान लेते हैं। 6ठी और 8वीं सदी की जो ईस्वी है
उसके टाइम पीरियड में है। कहाँ पड़ती हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ती हैं, सह्याद्री पहाड़ियों के बीच में है। इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थापित मतलब मान लिया गया था, उसके रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया था। यहाँ पे तीनों जो मंदिर हैं वो दिखाई देते हैं, हिंदू भी, बौद्ध भी और जैन भी, ठीक है। यहाँ पे 34 गुफाओं का समूह है। इसमें 17 आपकी ब्राह्मण हैं, 12 बौद्ध हैं और 5 जैन हैं, ठीक है। 17, 12, 5, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 17 है और जो 12 हैं और जो 5 हैं वो नंबर कौन कौन से हैं। तो जो 17 गुफाएं ब्राह्मणों की हैं वो आपकी 13 से लेके 29 तक हैं, 13 to 29। जो बौद्ध हैं वो स्टार्टिंग की 12 हैं, ठीक है, 1 से 12, 1 to 12। और जो 5 हैं वो आपकी एंड की हैं 30 से 34, 34, ठीक है। तो आपको पता चल गया, स्टार्टिंग की जो हैं वो बौद्ध हैं, फिर ब्राह्मण हैं, फिर जैन हैं, ठीक है। चलिए, अब दूसरी चीज़ जो इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट है वो है आपकी, ये विश्व में सर्वाधिक विशाल एकल शैल कृतित बौद्ध मठों में से एक है, ठीक है। फिर इसमें विश्व का सबसे बड़ा एकल एकाश्म संरचना शामिल है जो कि लोकप्रिय रूप से कैलाश गुफा के रूप में जाना जाता है। अब यहीं पे कैलाश गुफा के साथ साथ एक क्वेश्चन उठता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो जो कैलाश मंदिर का निर्माण है वो राष्ट्रकूट वंश के एक राजा हुए हैं कृष्ण फर्स्ट, उन्होंने कराया है, जो कि कब कराया है? 757 से 783 के टाइम पीरियड में, ठीक है। कब कराया है? 757 से 783 ईस्वी में, ठीक। और ये किस शैली में है? ये द्रविड़ में है। तो मैं यहाँ अगर लिखूँ कैलाश टेम्पल, राष्ट्रकूट, और राजा कौन है आपका? राजा है कृष्ण फर्स्ट। और टाइम पीरियड क्या है आपका? तो वो टाइम पीरियड है 757 से 783 ईस्वी। और शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका एलोरा गुफा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा। तो जो त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं हैं ये क्यों चर्चा में हैं? तो ये इसलिए चर्चा है क्योंकि नासिक जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ पे 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, ठीक है। 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिरश्मि गुफाएं हैं उनको हम पांडवलैनी के नाम से भी जानते हैं। पांडवलैनी के जो गुफाएं हैं वो टोटल 24 हैं, कहीं कहीं पे ये आपको 25 भी दिखाई देगी संख्या, ठीक है। अब जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के और 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य में जो त्रिरश्मि पहाड़ियाँ हैं उनका निर्माण किया गया था। इन गुफाओं के परिसर की जो खोज है वो आपकी 1823 में कैप्टन जेम्स डेलामाइन ने की थी, जो खोज है, ठीक है। इन गुफाओं में विहार और चैत्य दोनों हैं। आपको अब पता होना चाहिए कि जो विहार होते हैं और चैत्य होते हैं उसका क्या अंतर है। तो मैं बता दूं कि जो विहार होते हैं वो मठ होते हैं और जो चैत्य होते हैं वो प्रार्थना स्थल होते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। ये बौद्ध धर्म के हीनयान मत उन सब का प्रतीक है, ठीक है। और जो महायान मत है उनके दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। अब इस फोटो में आप देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बौद्ध गुफाएं हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। ये बिहार में है आपकी एक, जिसको हम बारावत गुफाएं कहते हैं, ठीक है। ये बिहार बारावत गुफा। फिर उसके बाद उड़ीसा में आपकी रत्नागिरी, उदयगिरी, धौली और ललितगिरी। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा गुफा है आपकी, ठीक है, नागार्जुनकोंडा। ये 4 यहाँ, ये एक इधर। महाराष्ट्र में आपकी अजंता, एलोरा, कहनेरी, और अभी हमने त्रिरश्मि देखी। मध्य प्रदेश में आपकी बाघ की गुफाएं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी बौद्ध गुफाएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा इस पूरे सेगमेंट का, रमना काली मंदिर। रमना काली मंदिर क्यों चर्चा में? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मेरी नज़र से, रमना काली मंदिर। और शायद यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन उठ सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्होंने ढाका में, बांग्लादेश में पड़ता है ढाका,
वहाँ पे नवीनीकृत श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया है। अब ये मंदिर क्यों फेमस है? क्योंकि जब 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना के द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। अब यह ऑपरेशन एक क्रूर कार्रवाई थी, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब ये जब मंदिर नष्ट कर दिया गया था तो उसी मंदिर को फिर से बनाया जा रहा है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, जो कि होगा आपका चित्रकला और अन्य कला शैलियाँ, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।